नमस्कार, जी डिजिटल में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ में ब्रज मोहन अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है, जुड़ चुके हैं जी डिजिटल के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पर्यटन विभाग में भी मंत्री हैं। तो आइए कई मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी डिजिटल में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और अगर आपकी बात करूं तो आप सबसे भारी बहुमत से वहाँ पर जीते, करीब 70,000 वोटों से। प्रबल दावेदार आप सीएम पद के भी माने जा रहे थे, 8वीं बार आप विधायक बने हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? क्योंकि वहाँ की जनता बहुत ज़ोर शोर से और आपके समर्थक कह रहे थे कि सीएम पद पर वो आपको देखना चाहते हैं। देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करती है। परंतु मेरा ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर की जनता ने मुझे विदाउट गेप 8वीं बार जिताया। और इस बार तो जो जीत है वो छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट कोई थी तो वो हमारी सीट थी। और इसके लिए मैं पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, और जनता को भी कि जनता ने एक इतिहास रचा है। इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। आप सबसे वरिष्ठ और सबसे ज़्यादा अनुभवी भाजपा के नेताओं की बात करूं तो उनमें से हैं, और अब नई सरकार आपकी बनी है, बघेल सरकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के दिमाग में अभी होंगी। तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। आप कौन सी चुनौती सबसे बड़ी मानते हैं इस समय, और उसमें उसको पार पाने में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब चुनौती होती है तो अवसर भी होता है कि आप कुछ कर कर दिखाएं। और इसलिए हम ये मानते हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने जो पूरी तरह कोलैप्स कर दिया था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी शासन व्यवस्था को, पूरी हायरार्की को, और हर जगह करप्शन था, तो उस हायरार्की को रिवाइव करना, एडमिनिस्ट्रेशन जो कोलैप्स हो गया था उसको फिर से जीवित करना, और जीवित कर कर जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में, जनता की उम्मीदों के ऊपर में खरा उतरना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही हमारे लिए अवसर भी है। आपने भूपेश बघेल सरकार की कुछ नाकामियां भी बताई। मेरा सवाल ये है कि ये जो जीत है जो भाजपा को मिली है, इसका बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? बघेल सरकार के जो फेलियर्स थे, या जो मोदी मैजिक चल रहा है, या ये भी कहा जाता है कि इस बार संघ ने बहुत एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तीनों पॉइंट्स में से आप किसको बड़ा मानते हैं, जीत का श्रेय किसको देंगे? हम सबसे बड़ा जीत का श्रेय मोदी जी की गारंटी को देते हैं कि लोगों का, देश के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का मोदी जी के ऊपर में विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी के अनुरूप 18 लाख गरीबों को घर दिए जाएंगे जो 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। पहली कैबिनेट ने उसका निर्णय लिया। मातृवंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। जो गैस का कनेक्शन है वो महिलाओं के नाम से 500 रुपये में गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे। किसानों को जो 2 साल का बोनस है बचा हुआ, जो बीजेपी सरकार के समय का, वो दिया जाएगा, उसको हमने पेमेंट मतलब हम ये जनता को विश्वास आप दिलाएंगे कि जितने भी पीएम मोदी के वादे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम जल्द से जल्द पूरे होंगे। मेरा अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव आ चुका है, माहौल पूरा उसका बन चुका है, और छत्तीसगढ़ जो भाजपा है वो पूरे 11 सीटों पर अपनी दावेदारी प्रबल दिखा रही है। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी, सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आप ये सारी सीटों पर अपना जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी की पहले भी 11 में से 10 सीटें रही हैं, और इस बार हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। और उसका कारण है मोदी जी की गारंटी, केंद्र सरकार का काम, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, उन वादों का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। किसानों का 2100 रुपये में धान खरीदना, 3100 रुपये के हिसाब से पेमेंट होना, इन सब पर हमने निर्णय कर लिया। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो मोदी जी की गारंटी हमने दी थी उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो सरकार, जनता को ये विश्वास कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और हमने सिर्फ अभी सरकार बने हुए मुश्किल से 1.25 महीने, 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 महीने में ही उन वादों का हमने क्रियान्वयन कर दिया है। इसी बीच में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ से होके भी गुजरने वाली है। आपको क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? अब राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस को साफ करते हुए आते हैं, और बीजेपी वहाँ पर गेन करती है।
तो राहुल जी की यात्रा जो है वो हमारे लिए शुभ है और बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। मेरा आप शिक्षा मंत्री हैं राज्य में। मेरा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री के तौर पे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके जो नक्सलियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, खासतौर पे अगर बस्तर की बात करूं, वहाँ पे शिक्षा को लेकर क्या नई चुनौतियां हैं? आपका क्या प्लान है 5 साल का, जिससे आप वहाँ की जनता को या आप वहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे? हमारा प्लान है कि वहाँ पर आने वाले समय पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल ना जाए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर भी हम स्कूल खोलेंगे। और साथ में अभी तो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री जनमन योजना आई है, जिसमें हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, क्योंकि ट्राइब्स एरिया में ही नक्सलवाद ज़्यादा है। तो ऐसे एरियो में भी हम पीएम जनमन योजना के अंतर्गत, जिसमें 2,75,00,000 रुपए उस एरिए में अगर 5 बच्चे भी हैं तो वहाँ छात्रावास बनाकर उनको रखना, उनको पढ़ाना, तो छत्तीसगढ़ आने वाले समय पर देश के लिटरेसी के स्तर पर पहुँचे, ये हमारी कोशिश होगी और बच्चों को एक अच्छे वातावरण में शिक्षा मिले। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जो फर्स्ट पीरियड होगा वो योगा का होगा, प्राणायाम का होगा, वो नैतिक शिक्षा का होगा, वो आध्यात्मिक शिक्षा का होगा, जिससे बच्चा बहुत शांत मन से पढ़ाई कर सके। और हर सैटरडे को वहाँ पर खेलों का कार्यक्रम होगा। तो धीरे धीरे कर कर हम बच्चों को मानसिक रूप से पढ़ाई के लिए तैयार करना, ये हमारी योजना है और उसके ऊपर में हमने काम भी शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल जो बघेल सरकार द्वारा शुरू किए गए थे, उनको लेके आगे आपकी सरकार का क्या रवैया रहने वाला है? देखिए, जो आत्मानंद स्कूल थे, खाली नाम आत्मानंद जी के नाम से रख दिया गया, परंतु उस स्कूलों की जितनी अव्यवस्था है, लोग जितने परेशान हैं, हम उससे बेहतर स्थिति करेंगे। और हमारी तो योजना है कि हर स्कूल में कम से कम एक सेक्शन जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का हो। इन्होंने तो 60 लाख बच्चों में मुश्किल से 2 लाख बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया है। हम तो 60 लाख बच्चों में हमारी कोशिश होगी। वो सारे स्कूल आप बंद करेंगे या क्या उसको? क्योंकि नहीं, उसमें भी समय और पैसा जनता का ही गया है। हम बंद किसी को भी नहीं करेंगे। हम उसके लिए, क्योंकि सरकार के बजट में उन सब चीज़ों का प्रोविजन नहीं है। कहीं डीएमएफ फंड से चला रहे हैं, कहीं कलेक्टर फंड से चला रहे हैं, कहीं सीआरएफ फंड से चला रहे हैं। तो एजुकेशन टेम्परेरी बेस पे नहीं हो सकता, उसके लिए स्थायी व्यवस्थाएं करनी होंगी। और हम इसके लिए योजना बनाकर स्थायी व्यवस्था कर कर उन बच्चों के भविष्य को भी और वहाँ पर काम करने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके भविष्य को भी हम सुरक्षित करेंगे। पर्यटन मंत्री के तौर पे भी आपके लिए बहुत सारे नए स्कोप भी हैं और मैं कहूँगी चैलेंजेस भी हैं। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका जहाँ की टूरिज्म बहुत खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है, जो वहाँ की जनता को भी पता नहीं थी क्योंकि नक्सलियों के प्रभाव में था। कुछ पिछले 5 साल में खुली, कुछ अभी भी शायद उसी दबाव में। आप कैसे डेवलप करेंगे? तब मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आज अयोध्या में हम जो देख रहे हैं, राम मंदिर बन गया और बहुत बड़ा पर्यटन स्थल वहाँ पे बनाया जा रहा है। वही भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। तो आपके सामने एक चैलेंज भी, और जनता को आपसे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को आप उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर आएंगे पर्यटन के मामले में? देखिए, हमने, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के शासन में 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक पहचान दी थी, परंतु पिछले 5 सालों में वो पहचान समाप्त हो गई। प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा है। वाल्मीकि जी ने वहाँ पर रचना की है। वहाँ पर वनगमन के समय की एक बहुत प्राचीन नाट्यशाला है। तो हमने तय किया है कि हम माँ कौशल्या की जन्मभूमि को और राजिम, जो छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, उसको हम कॉरिडोर के रूप में डेवलप करेंगे। प्रभु राम के वनगमन मार्ग का जो वास्तविक रास्ता है उसको भी हम डेवलप करेंगे। और आने वाले समय पर पूरा देश छत्तीसगढ़ को देखने आए कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, ये शायद देश के लोग अभी ठीक से जानते नहीं हैं। ये भी नहीं मालूम है। आपकी केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात हुई है हाल ही में, तो आप जो राजिम कॉरिडोर की बात करें उसको लेके आपको कुछ संभावनाएं दिखाई दी हैं इस मुलाकात के बाद? दिखाई दी हैं, मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
उन योजनाओं के अंतर्गत आप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम छत्तीसगढ़ में पर्यटन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाकी किसी स्टेट में पानी है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर जंगल हैं, पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पानी भी है, जहाँ पर पहाड़ भी है, जहाँ पर जंगल भी है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है। तो सभी प्रकार के जो टूरिज्म के एस्पेक्ट हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं और उस दिशा में हम काम करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, हाल ही में जो बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है जिसमें 3 जवान शहीद भी हुए, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आम जनता को सबसे पहले नक्सलवाद ही याद आता है। अभी कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की रमन सिंह की भी सरकार थी। जनता के मन में सीधा सा सवाल यही आता है, नक्सलवाद से छुटकारा कब और कैसे? आपके ये 5 साल के प्लान में कहाँ जगह रखता है ये? देखिए, कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो इसको कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं मानते हैं, वो उसको सोशल इनबैलेंस मानते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत के संविधान के विरोध में जाकर जो लोग काम करते हैं उनको साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अमित शाह जी ने भी कहा है कि अगले 3 सालों में हमें नक्सलवाद समाप्त करना है और उस दिशा में रायपुर में उन्होंने बैठक लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। मुझे लगता है कि अब ये भभकता हुआ दिया है जो बुझने वाला है और इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। परंतु आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए सुखद होगा, छत्तीसगढ़ के लिए जंगलों के लिए सुखद होगा, छत्तीसगढ़ के लिए आदिवासियों के लिए सुखद होगा कि नक्सलवाद समाप्त होगा और तेज़ी से वहाँ पर विकास पहुँचाने का काम हम करेंगे, जिससे कि जो वहाँ के लोकल लोग कहीं न कहीं नक्सलवादियों के दबाव में उनके साथ में जुड़ते हैं। जिस दिन उनका जुड़ना बंद हो जाएगा उस दिन नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और इस दिशा में बीजेपी काम कर रही है। मैं एक सवाल ज़रूर और यहाँ पूछना चाहूँगी, हालांकि ये थोड़ा सा सवाल अलग हट के है। कुछ समय पहले जब बिहार में पूरा मामला घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा था, तब आपने बयान दिया था कि जो आज बिहार में हो रहा है वो और राज्यों में भी होगा। हमने सोरेन वाला मामला भी देख लिया। तो ये आपके अनुभव के हिसाब से आपने टिप्पणी की थी या इसके पीछे आपकी कोई दिमाग में या भाजपा की पार्टी कोई स्ट्रैटेजी थी? और अगला राज्य अब क्या होगा, दिल्ली? देखिए, ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, परंतु निश्चित रूप से जो पूरे देश का अनुभव आ रहा है कि पूरा देश अब विकास के रास्ते पर चलना चाहता है और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की परिवार की सरकारें हैं, इंडिविजुअल सरकारें हैं, वो खाली अपने घर भरने का काम कर रही हैं, वो विकास के रास्ते पर नहीं चल रही हैं। और इसलिए जो अधिकांश जनप्रतिनिधि होता है वो चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, उसके राज्य में विकास हो। तो मुझे लगता है मोदी जी का जो विकास मॉडल है उसके कारण लोग बीजेपी के साथ लगातार आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अगला राज्य क्या हम दिल्ली देखेंगे? वो तो आप बड़ा बदलाव वो आप सोच सकती हैं, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। जी मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।